गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट डे क्लास में हमने कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था, पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि अगर इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड अगर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दें तब उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर उसके इनसाइड कोई हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया तब उस पर उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो लास्ट डे हमने देखा था कि कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो होता है C=A/0/D। यहाँ से हम कहते थे कि जो कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है वह है, यानी कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द plates of the capacitor. It depends on the surface area and separation between the two plate of the parallel plate capacitor. अगर हम बात कर लें कि अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड कोई अगर हमने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके इनसाइड यानी कि हमने पूरी तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दिया, ये हमारा था, यानी कि हमने यहाँ से कह दिया कि T=D, जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस था T वो उसके सेपरेशन के बराबर हो गया, प्लेट्स के सेपरेशन के जो ये प्लेट का सेपरेशन था D उसके बराबर, यानी कि वो फुल्ली इनसाइड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस। उस केस में कैपेसिटेंस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट मिलेगा। तो उस केस में हमने अगर मीडियम की बात कर ली तो उस केस में जो हमारा फॉर ए मीडियम जो कैपेसिटेंस होगा दैट दिस विल बी CM=A/0/D, और वहाँ से हमने कह लिया कि K टाइम्स ऑफ C0, वेयर C0 इज़ द कैपेसिटेंस विदाउट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। उस केस में हमारा कैपेसिटेंस यानी कि जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन आएगा जो कैपेसिटेंस के साथ, वो आ जाएगा कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड अपॉन C0 दैट। नाउ अगर हम बात कर लें कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड अगर हम पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेगा। उस केस में हमने कह लिया कि जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस था वो T इज़ लेस देन D, वेयर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एंड B, प्लेट A पे जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है दैट प्लस Q, यानी और जो B प्लेट पे है सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट चार्ज -Q। हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B। अब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया तो लास्ट क्लास में और उस वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं तो उस केस में उसकी डाइपोल मोमेंट पे हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हमने कहा था कि जब बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रहेगा तो उस केस में हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है डाइलेक्ट्रिक के लिए वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। जैसे हम रखते हैं तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस्ड होता है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, बाकी के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कैंसिल करा, वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है जिसकी ओरिएंटेशन की वजह से हमको एक नेट डाइपोल मोमेंट उस डाइलेक्ट्रिक के लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमने कह लिया कि ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इस प्लेट पे हमको क्या मिलेगा, निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बात कर रहे थे कि जब हमारा ये इसके इनसाइड कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म्स इतना था और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो हमारा V0 E0 × D। यहाँ पे हमने जो थिकनेस लिया था डाइलेक्ट्रिक का वो जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है उससे काफ़ी कम है। उस केस में जब हमने डाइलेक्ट्रिक इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड पार्शियली फिल कर दिया उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट होगा वो हमें पता भी है कि K जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जब होती है इन मीडियम तो वहाँ पे जो रिलेशन आता है दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। ये हमारा यहाँ से
हमको देखने को। तो व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल? टोटल पोटेंशियल जो हमारा फील्ड ई है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है फॉर द स्पेस d माइनस टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इन द मीडियम फॉर द थिकनेस टी। तो उस केस में हमने कह लिया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन कर रहे हैं तो d माइनस टी प्लस ई बाई ई नॉट, और यहाँ से हमने देखा कि इसका जो ये टर्म्स आ रहे हैं दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई के। यहाँ से जो हमारा टोटल पोटेंशियल होगा, व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल, यहाँ से हमने ई नॉट की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा की वैल्यू जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो क्यू बाई ए, दैट इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ से अगर हम क्यू बाई भी कर दें तो दिस गिव्स द कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर ए पैरेलल फॉर ए कैपेसिटर ये होता है C इक्वल टू क्यू बाई भी, वेयर द क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। देन द कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा टर्म्स हमको मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम किसी भी जब हमको अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर हमको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, तो हमने एक कहा था कि अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो कैपेसिटेंस हमेशा उसके क्या कर रहा है, सरफेस एरिया और उसके सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके बीच में अगर हम क्या कर रख दें, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, तो उसकी वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि उसका जो कैपेसिटेंस है क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो C क्या है, यहाँ से d माइनस टी प्लस टी बाई के, उस केस में हमारा ये इफेक्ट, ये वैल्यू काफ़ी कम होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ पे एक इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह पे हम क्या कर दें, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दें, तो उसके कैपेसिटेंस पे हमको क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी कैपेसिटेंस की। उस केस में भी हम कह लें कि अगर एक पार्शियली कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हैं, तो यहाँ से हमने कह सकते हैं कि जो कंडक्टिंग इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल है, इनसाइड द कंडक्टर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, inside the electric field between this in the slab is 0। अगर उस केस में हमने कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा पोलराइजेशन 0 और पोलराइजेशन इज या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसके इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ई, जो हमारा के होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ई। उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टिंग स्लैब कितना होगा, वो इन्फिनिटी होगा। अगर हम के की वैल्यू हम यहाँ से भी पूरी तरीके से सॉल्व कर लें, या सिर्फ हमको अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता है कि वो फॉर ए कंडक्टिंग स्लैब वो कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो यहाँ से हम 1 बाई के की वैल्यू रख लें, दिस गिव्स, तो दिस इक्वेशन टेंड्स टू 0 की तरफ ही टेंड्स करेगा। तो उस टर्म्स में हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हैं उस केस में भी हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे दो टर्म्स थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड अगर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब या कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। जो हमारे CBSE के का सिलेबस है उसमें हमको सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करना है। आपके NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर पे 1-2 क्वेश्चन हैं NCERT की बुक में, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को
देख लेते हैं कि उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। जो आउटर सेल है उसको हमने अर्थेड किया है एंड द चार्ज कैन बी गिवन टू द इनर सेल। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल लिया जिसमें इनसाइड वाला जो है वो A है और आउटसाइड वाला B है। B को हमने अर्थेड किया है और हम इनसाइड को चार्ज क्यों दे रहे हैं। जब हम इनसाइड इनर सेल को अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो उसकी वजह से ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव चार्ज हमारे B की इनर सरफेस पे क्रिएट होगा। ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज और B की आउटर सरफेस पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अगर हम उसको B को अर्थेड कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, गोज टू अर्थ यानी कि वो हो जाएगा और यहाँ से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड द पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा फॉर आउटसाइड यानी कि जो आउटर सरफेस है B के लिए वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होगा वो 0 हो जाएगा। अब हमको इनसाइड हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यानी कि नेट पोटेंशियल कितना होगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम करें तो रेडियली आउटवर्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम गॉस लॉ यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर यानी कि A के इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द आउटर सरफेस यानी कि B के आउटर जो होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेटअप होगा किसके, दोनों स्फीयर के यानी कि A स्फीयर के आउटर सरफेस और B के इनर यानी कि इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस केस में जो उसका डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर हमको यहाँ से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से अगर हम यहाँ पे पता करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इनसाइड कितना है वो पता चल जाएगा। तो अगर हम किसी आर डिस्टेंस पे फाइंड आउट करें तो उस केस में गॉस लॉ यूज करके हम वहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा फॉर दिस स्फेरिकल कैपेसिटर वो कितना हो जाएगा। अगर हमने एक आर डिस्टेंस ले लिया और वहाँ से हमने एक स्फेरिकल सेल के लिए वहाँ से कंसीडर कर लिया तो जो गॉस लॉ होता है फॉर ए क्लोज्ड रीजन इंटू DS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अगर हम कैपिटल Q चार्ज दे रहे हैं दिस Q बाई R²। अब पोटेंशियल इनर सरफेस पे हमारा कितना होगा फॉर इनर सरफेस, उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू जो इनर स्फीयर पे हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो उस केस में जो हमारा पोटेंशियल आ गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1 माइनस R2। यहाँ से हमने आप फिगर में देखो तो हमने इसको क्या किया है, अर्थेड किया है। तो इसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड द स्फीयर भी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन द नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू ये स्फेरिकल के बारे में हम बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। यहाँ से हम जब कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का फाइंड आउट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। ओके फॉर इसी तरह हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर लें कि जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी हम कंसिस्ट करते हैं कि 2 कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल जो है वो रेडियाई R1 और R2 का हमने लिया हुआ है और आउटर सेल को हमने अर्थेड किया है और इनर सेल को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। अगर इनर सेल को हम क्यों चार्ज दे रहे हैं तो उस केस में जब हम आउटर को इनर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे हो रहा है तो और जो आउटर सेल है वहाँ पे ड्यू टू द इनर सरफेस यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज इस
पे है और बी के इनर सरफेस पे यानी कि जो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इसके आउटर सरफेस में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने इसको अर्थेड किया है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द अर्थ। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को यूज कर रहे हैं। तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये कंडक्टिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द दिस टू सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वो क्या हो जाएगा, विल बी 0। अब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो सेटअप किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में सेटअप होगा ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। अब इस केस में हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी हम गॉस लॉ अगर यूज करें तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि गॉस लॉ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको पता है कि जो पोटेंशियल का रिलेशन होता है v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटू dr। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका रिलेशन होता है ये हम लिमिट किधर से किधर की तरफ ले रहे हैं वो उस पर बात करेंगे। तो यहाँ से हम जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं और गॉस लॉ से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ से भी हमने कहा कि नेट पोटेंशियल जो हम करेंगे फॉर दिस सिलेंड्रिकल सेल और दिस सिलेंड्रिकल सेल की वजह से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम पता कर लेंगे। आउटर के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो यहाँ से कैपेसिटेंस हमने जो फाइंड आउट किया उसके लिए कैपेसिटेंस हमारा आ गया C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L log E R2/R1। तो ये बेस E है। इसको हम जब लॉग टेबल में देखते हैं तो वो बेस 10 में हमारा लॉग टेबल दिया होता है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप पढ़ चुके हो कि जब लॉग ई बेस को हम लॉग 10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं उस केस में हमारा आता है 2.303 log 10 R2/n। तो यहाँ से अगर हम पर यूनिट की बात कर लें, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ यानी कि C/L की बात कर लें तो उस केस में हमारा जो कैपेसिटेंस होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.303 log R2/R1 बेस 10। अब हम बात कर लेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगर सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं और हम पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं तब उसके लिए हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर सीरीज में कंबाइन करें तो हमारे कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेगा।